मानूर लोग मर जाते हैं, वही में ना फ्रेशनेस की जरा कमी है। कीटेड है, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं ड्रामा सीरियल जान है जहां की 3rd और 4th एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, इस ड्रामे से हमजा अली अब्बासी ने कम बैक किया है और उसने और आयज़ा खान ने माजी में भी एक मकबूल ड्रामा प्यारे अफजल दिया था और मुझे यकीन है कि ये ड्रामा भी बहुत ज़्यादा हिट होगा। तो चलिए नाज़रीन, रिव्यू का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मुराद शाह का इंतकाल हो जाता है और शहराम जो है वो बहुत ज़्यादा गमगीन होता है। सब लोग आ रहे होते हैं अफसोस करने, वो अपने बाप के दफन करके आता है और उसी वक्त रऊफ़ अहमद की फैमिली कराची से हैदराबाद शिफ्ट हो जाती है और रऊफ़ अहमद बहुत हैरान होता है कि शाह साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, उन्हीं के सहारे तो वो सब कुछ छोड़ के यहाँ आया। फिर उसको यहाँ के पता लगता है कि उनका तो इंतकाल हो गया। फिर वो सोचता है कि वो जाकर उनके बेटे से मिलेगा ताकि उनके रहने का मसला तो हल हो, क्योंकि उनके पास तो ना कोई ठिकाना है ना कोई जगह है रहने की। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सब लोग आके अफसोस कर रहे होते हैं। वहाँ पे डॉक्टर और वकील भी आते हैं और डॉक्टर कहता है मुझे समझ नहीं आती कि मैंने तो दवाइयाँ दी थी, तो फिर अचानक से उनको क्यों अनजाना का अटैक हुआ। तो किश्वर जो कि शहराम की सुतेली माँ है, वो जो है शहराम को गिल्ट में मुब्तला कर देती है और कहती है कि पता नहीं, रात को तो दवाइयाँ शहराम ने ही खिलाई थी। शहराम तो पहले ही लगता है कि अपने होशो आवास में नहीं, वो ये सुन के चौंक जाता है और फिर वो वाकई ही गिल्ट में मुब्तला हो जाता है कि उसके बाप को उसी ने दवाइयाँ दी थी और यकीनन उन्हें कुछ हो गया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे वकील आ जाता है और कहता है कि मुराद साहब ने पहले ही वसीयत बनवा ली होगी और शहराम को भी कहता है कि तुम आकर सुनाओ और वसीयत के मुताबिक पता लगता है कि ये हवेली और का मालिक भी शहराम है और कारोबार वगैरह में 70% शहराम को मिलेगा और बाकी 30% जो है किश्वर और उसके बेटों को मिलेगा। और ये सुन के किश्वर और उसके बेटों को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है और वो माँ से तबरेज़ अपनी माँ से कहता है कि ये तो कोई इंसाफ ना हुआ कि हमें सिर्फ 30% मिला है, आटे में नमक के बराबर जैसे कि हम नौकर हैं। लेकिन माँ उसको समझाती है कि तुम्हें इस वक्त जो है ना शहराम का साथ देना चाहिए और इस वक्त वो बड़ी मुश्किल में है, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है उसके साथ रहो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। तो नाज़रीन, उसकी नीयत में तो पहले ही फतूर है जो कि हमें नज़र आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि रऊफ़ जो है वो बहुत मुश्किल से किसी एक टूटे फूटे घर का इंतज़ाम करता है और अपनी बीवी और बच्चियों को लेकर वहाँ पर आ जाता है और शहराम जो है उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है और उसकी सौतेली माँ उसके साथ झूठी हमदर्दियाँ जो है वो निभाती है और उसको दलासे देती है और कहती है कि ना तुम खाते हो ना सोते हो, इतने शौक की तो अल्लाह ने भी इजाज़त नहीं दी है। लेकिन वो बहुत परेशान होता है और यही कहता है कि मुझे जिसके भी छिनने का खौफ होता है वो मुझसे छिन जाता है। पहले मेरी माँ नहीं रही, अब मेरा बाप नहीं रहा। और वो उसको कहती है मेरी तरफ देखो, मैं भी तो तुम लोगों की खातिर जी रही हूँ, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, शाह साहब ने सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, अब तुम्हें ये सब कुछ संभालना है। तो वो कहते हैं मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा, मैं ये सब कुछ नहीं संभाल सकता। वो उसको बार बार यही कहती है कि तुम अपने आप को अकेला मत समझो, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी हुई होंगी। और फिर वो उसको कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है थकन है और मैं सोना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे नींद की गोली दे दें। तो फिर हम देखते हैं कि माँ बड़ी खुशी से उसको नींद की गोली दे देती है और उसको कहती है कि ये सिर्फ ज़रूरत के वक्त लेना, हर वक्त इसकी आदत नहीं बनानी। और फिर वो नींद की गोलियाँ खाता है और वो सो जाता है और माँ बहुत खुश होती है कि उसका मकसद जो है वो पूरा होता जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि किश्वर की माँ उसको समझाती है कि उसे शहराम के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको तो ज़मीन और जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं, वो सब कुछ उसके हवाले कर देगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, आपको नहीं पता, ऐसा नहीं होगा, मुझे ये उससे सब कुछ छीनना पड़ेगा। और वो उसे कहती है कि तुम उससे क्यों नफरत करती हो। तो वो कहती है जिस तरह किसी मोहब्बत की कोई वजह नहीं होती, इस तरह कुछ नफ़रतें भी बेवजह होती हैं और मुझे शहराम से शदीद नफ़रत है और मैं उससे अपने बेटों का हक लेके रहूँगी। फिर उधर हम देखते हैं कि मानूर जो है वो उस टूटे फूटे घर में आकर नाखुश होती है, वो काफ़ी चीखती चलाती है और यही कहती है कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब्बा को तो पता नहीं जॉब मिले ना मिले, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अब्बा का सहारा बनूँ और मैं जो है आगे पढ़ना भी चाहती हूँ। और उसकी माँ उसको समझाती है कि नहीं, अब जो है तुम्हें अपने बाप से ज़रूर इजाज़त लेनी चाहिए। और वो कहती है कि हाँ, जिस तरह आपने मेरी शादी के वक्त किया, शादी भी नहीं हुई और मुझे कुछ भी नहीं मिला। इधर हम देखते हैं कि शहराम जो है वो अपनी बाप की कब्र पे जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसके बाद वो एक मज़ार पे चला जाता है और वहाँ पे बैठा होता है और पीछे दिए जल रहे होते हैं और वहाँ पे मानूर भी आ जाती है और फिर अचानक शहराम की चादर पे आग लग जाती है। तो नाज़रीन, ये तो था 3rd एपिसोड का रिव्यू। अब हम 4th का भी शुरू कर लेते हैं।
हाँ जी नाज़रीन, 4th एपिसोड का रिव्यू हम आगाज़ करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि शहराम जो है मज़ार में बैठा हुआ है और बिल्कुल होशो हवास खो चुका होता है। उसको पता ही नहीं लगता कि पीछे से उसकी चादर को आग लग जाती है और वो मानूर देख लेती है और उसकी चादर को उतार के फेंकती है और फिर कहती है कि मुझे आपके बाप का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। लेकिन आगे से शहराम कोई जवाब नहीं देता और वो जो अपने ख्यालों में इतना उलझा हुआ है कि वो वहाँ से चला जाता है। फिर घर आके अपने खाली बिस्तर को देखता है तो उसको अपने बाप की बहुत ज़्यादा याद आती है। फिर उसकी सौतेली माँ भी वहाँ आ जाती है और उसे कहती है, क्यों तुम पुरानी बातें सोच सोच के पागल हो रहे हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ, तुम अपनी जगह लो, अपने आप को संभालो, थोड़ी सी हिम्मत करो, मैं भी तो हिम्मत कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर का गम सब ख़त्म हो जाएगा, मैं सब संभाल लूँगी। और वो शहराम की हमदर्दी हासिल कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो दूध में फिर उसको दवाइयाँ मिला के पिलाती है और फिर उसको नींद आ जाती है और माँ अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहती है। इसी तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 माह के बाद हम देखते हैं कि शहराम शीशे में अपनी शक्ल देख के हैरान रह जाता है कि उसका तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। इधर फैक्ट्री भी सही तरह से चल नहीं रही होती क्योंकि तबरेज़ ने उसका सारा कंट्रोल संभाल लिया होता है। ना तो वो उनको वक्त पे जो है वो पैसे देता है, ना तनख्वाहें देता है और ना ही मशीनों का ख्याल करता है और आहिस्ता आहिस्ता सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और मैनेजर आकर किश्वर बेगम को कहता है कि आपने जो तनख्वाहों के वो चेक दिया था वो उनको अभी तक नहीं मिली। तो वो बहुत हैरान होती है, लेकिन उसे समझ आ जाती है कि ये सब कुछ तबरेज़ का ही किया धरा है। वो तबरेज़ से पूछती है कि वो पैसे कहाँ गए, तो वो कहता है कि आपको नहीं पता, बहुत मुश्किल है फैक्ट्री को चलाना, मैं बहुत मुश्किल से संभाल रहा हूँ, मेरे बैठने की भी जगह नहीं थी, वो पैसे खर्च हो गए। और अगर वो इंतज़ार कर रहे हैं तो उनसे कहें और इंतज़ार करें और आप ऐसा करें कि शहराम से कहें कि साइन कर दे ताकि और पैसे दे दे। फिर माँ हम देखते हैं कि शहराम के पास जाती है और उसे यही समझाती है कि तुम जो है ना ठीक हो जाओ और अपनी फैक्ट्री को संभालो। लेकिन वो कहता है कि मैं जो है कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आती क्या बनेगा, मैं चाहता हूँ कि ये फैक्ट्री भी आपके नाम कर दूँ ताकि चेक भी आप खुद ही लिखें। तो नाज़रीन वो तो पहले ही यही चाहती है, वो तो है ही सौतेली माँ है। नाज़रीन मेरा ख्याल है कि सौतेली माँ के नाम के साथ माँ का लफ्ज़ हटा देना चाहिए, सिर्फ सौतेली होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ जो है अपने गर्ज की होती हैं, उनको किसी की कोई परवाह नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि वो मानूर जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है और वो यही सोचती है कि वो अब वो कुछ करे ताकि बाप का सहारा बने। और फिर वो कहती है कि मैं शहराम से जाके भी मिलूंगी और पता करूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसका बाप कहता है कि शहराम से तो मैं भी मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल रहा। तो वो उसे कहती है कि उसको तो अपना होश हवास है ही नहीं है, कल तो वो वहाँ बैठा हुआ था और उसकी चादर को आग लग गई, उसको तो इतना भी याद नहीं रहा। फिर हम देखते हैं कि किश्वर की माँ उसको कहती है कि अगर मुराद शाह तुमसे शादी ना करता तो हमारा क्या हाल होता, कौन खर्चा चलाता, उसने ही तुम्हारी बहन भाइयों को पढ़ाया, उसने हम पे बहुत ज़्यादा एहसान किया है। लेकिन किश्वर जो है वो ये सब कुछ मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि आप सोचें कि आपकी बेटी में ऐसी क्या ख़ास बात थी जिसकी वजह से उसने इतने जतन किए हैं। और फिर वो उससे कहती है कि शहराम के लिए तुम कुछ ना कहना, वो बहुत अच्छा है, वो तुम्हें सब कुछ खुद ही दे देगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये पैसा जो है अच्छे अच्छों को बिगाड़ देता है, मुझे उससे ये सब कुछ छीनना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जीनत जो उसकी भांजी है वो आ जाती है और वो यही चाहती है कि जीनत जो है वो शहराम का जो है दुख बांटे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ माइल हो जाए ताकि वो उसकी शादी जीनत से करके सब कुछ हथिया ले। और फिर हम देखते हैं कि मानूर जो है वो मुराद साहब का स्कूल देखने जाती है और जो है इधर जीनत जो है वो खाला से बातें करती है वो और कहती है कि खालू बहुत अच्छे थे और ये वो उससे कहती है कि जाओ तुम शहराम से मिलो, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा, मैं चाहती हूँ कि तुम जो है तुम्हारी शादी उससे हो जाए। तो नाजरीन ये है ख़ानदानी पॉलिटिक्स जिसमें वो यही चाहती है कि वो सब कुछ खुद हथिया ले, उसके लिए वो शहराम की शादी भी अपनी भांजी से करने के लिए तैयार है। फिर हम देखते हैं कि मानूर जो है वो स्कूल जाके देखती है तो वो कहती है कि मैं स्कूल में जाके ज़रूर जो है बच्चों को पढ़ाऊंगी और मैं कुछ करना चाहती हूँ। फिर वो सोचती है कि वो जाएगी हवेली और जाके शहराम से मिलेगी और उससे भी जाके पूछेगी कि ये स्कूल आपने क्यों बंद कर दिया है। मानूर अपने बाप से बात करती है और कहती है कि मैं हवेली जाना चाहती हूँ। तो उसका बाप जानता है कि वो बड़ी जो है ना वो ढीठ है। वो कहता है अच्छा देख लो, जो तुम करना चाहती हो वो कर लो। फिर हम देखते हैं कि तबरेज़ जो है वो उसके एक्स्ट्रा जो है वो मैरिटल अफेयर्स वगैरह भी हैं और वो अच्छा इंसान नहीं है, वो गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में मुब्तला है। वो अपने अपार्टमेंट में जाता है, वहाँ कोई लड़की होती है और वो लड़की भी नाजरीन बिल्कुल तबरेज़ की तरह होती है, उसने किसी और को बुलाया हुआ होता है। तो नाजरीन देख लें ऐसे लोगों का ऐसा ही अंजाम होता है। फिर हम देखते हैं कि मानूर जो है वो हवेली पहुँचती है और जाकर वो जो है तस्वीरें देख रही होती है तो वहाँ पर शहराम पानी लेने के लिए आ जाता है।
ہے اور پھر وہ اسے سلام کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری جان بچائی تھی، مہندی والے دن آپ نے جو ہے میری جان بچائی، ورنہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اور وہ اسے کہتا ہے کہ آپ نے بھی میری جان بچائی ہے چادر کی آگ بجھا کے۔ تو ناظرین یہیں پہ اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ چلیے نیکسٹ پرومو کا ریویو بھی کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ پرومو میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہرام جو ہے وہ سوچتا ہے کہ مانور بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اور بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اسے اسکول کو شروع کر دینا چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زینت جو ہے وہ دن بدن شہرام کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے کمرے میں پھول سجا رہی ہوتی ہے، اسے بہت برا لگتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ کمرے میں فریشنس کی کمی ہے، اس لیے میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے مانور وہ اسے کہتی ہے آپ نے خود اسکول بنایا تھا اور آپ نے یہ خواب دیکھا تھا، تو اب آپ کو یہ خواب پورا کرنا چاہیے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تو مر گیا ہوں۔ وہ کہتی ہے لوگ تو مر جاتے ہیں لیکن خواب نہیں مرتے۔ لیکن آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہرام کا اتنا برا حال ہو چکا ہوا ہے کہ وہ کھڑا بھی نہیں ہو پاتا اور وہ وہاں گر جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ تو تھا نیکسٹ پرومو کا ریویو۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ پلیز ناظرین لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیا کریں۔ اچھا ناظرین اب میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔